सो वेलकम टू अनलर्न एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना विशाल वर्मा। एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो पर कुछ इम्पोर्टेंट बातें करेंगे। इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट विषय हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिस पर हम आपसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ सुझाव आपसे, कुछ बातें जो आपके तरफ से मुझे मैसेज के द्वारा रिसीव होती हैं, उस उन क्वेरीज़ का मैं आंसर कर सकूं। तो इस प्यारे से वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना विशाल वर्मा। सो आप सभी को देख कर के बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैं भी उस दौर में हूं जहां पर एक बहुत बड़े बदलाव को मैं देखता हूं। तो मैं कई बार आप सभी से, अब मुझसे जुड़े मेरे स्टूडेंट से और मेरे सभी साथियों से मैं एक बात ज़रूर कहता हूं, ये बात कि पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है आपके पढ़ने की नीयत, कि आप किस नीयत से पढ़ाई कर रहे हैं, उसके पीछे आपका ऑब्जेक्टिव, आपका गोल क्या है। सो आज मैं उसी पे बात करूँगा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, एस्पायरेंट्स हैं जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं डिग्री कॉलेज में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि वहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन दें शिक्षा के क्षेत्र में। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, और मेरा तो पूरा जीवन शिक्षा से जुड़ा रहा है, सीखने सिखाने में ही बीत रहा है, और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहता है, और खुशी होती है इस चीज़ को लेकर के। तो आज स्पेसिफिकली बात करेंगे एनटीए नेट के एग्ज़ाम को लेकर के। अभी एनटीए नेट का जो अटेम्प्ट था वो कंप्लीट हुआ दिसंबर 2022 का, और अब नया अटेम्प्ट जो है वो जून में होगा अटेम्प्ट। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अभी ख़त्म हुआ, अभी आपका अप्रैल चल रहा है, और आज ना अप्रैल समझिए मिड ख़त्म ही हो गया है। तो मई और जून 2 महीने पड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट अगर हम मोटा-मोटा देखें तो 2 महीने पड़े हुए हैं। कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि सर हम कैसे तैयारी करें, और जिनका स्कोर अभी गड़बड़ हुआ, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आने की संभावना है, तो वो बिल्कुल वेट ना करें, तुरंत लग जाइए। और बच्चे कह रहे सर 2 महीने में कवर कैसे करें सिलेबस? तो मैंने बहुत पहले भी बात बताई थी, बहुत सारी मेरी खुद की बताई टेक्निक स्टडी की, बहुत साइंटिफिक, बहुत टू द पॉइंट टेक्निक्स हैं। चाहे आप बात करें यूसीआरटी की, एसएसटी टेक्निक की, या फिर टीएमटी टेक्निक्स की, वो टेक्निक आपको एक अप्रोच बताती है कि क्या फॉलो करना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं 2 महीने हमारे पास बचा हुआ है, अगर मैं कॉमर्स में तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो किस तरीके से मुझे पढ़ना चाहिए। तो बेटा अगर सिंपल हम बात करें, अगर हमेशा मैं बात कहता हूँ कि आपके हाथ में आपका सिलेबस ज़रूर होना चाहिए, प्रिंट आउट ज़रूर निकालो। जब तक आप प्रिंट आउट नहीं निकालोगे, पेन पेपर लेकर के नहीं बैठोगे, तो आपके माइंड में एक जो एक फ्रेम होता है ना, वो तैयार नहीं होता है। जब तक माइंड में फ्रेम तैयार नहीं होगा, आप देख नहीं पाओगे कि क्या चीज़ें मुझे कवर करनी है, कब-कब कवर करनी है, क्या-क्या करनी है। तो जैसा मैं बार-बार कहता हूँ, सेलेक्टिव स्टडी करिए। हर चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है। जितना ज़रूरी ये है कि हमें क्या-क्या पढ़ना है, उतना ज़रूरी ये भी है कि किस समय क्या नहीं पढ़ना है। तो जैसे समय की बहुत शॉर्टेज है, 2 महीने में बहुत सारी चीज़ें हैं कवर करनी है। तो अगर मैं इस सिलेबस की बात करूँ, कॉमर्स के सिलेबस की बात करूँ, तो अगर हम हर यूनिट के कोर कॉन्सेप्ट को निकाल के रखें, जहाँ से मेजर क्वेश्चन बनते हैं, तो आप देखेंगे कुल मिलाकर के मोटा-मोटा 50-55 के आसपास ऐसे कोर कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, जहाँ से मेजर क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप उस पर कमांड हासिल कर लें, देखिए मैं अगर बार-बार कहता हूँ, अगर आप बिना पढ़े भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको 20%, 30% या 40% क्वेश्चन नहीं आते होंगे। बहुत सारे बच्चे जो बिना पढ़े या बिना प्रिपरेशन के बैठते हैं, वो भी 40, 42, 35, 40% क्वेश्चंस आसानी से कर ले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फंडामेंटल कहीं न कहीं आपने पढ़ रखा है, एक बेस आपने पढ़ रखा है। ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में पढ़ते हुए कहीं न कहीं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए, जिसके ऊपर इंटरनेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उन पोर्शन को हमें समय ना दें, जो पोर्शन ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, जिसको आप आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहला काम ये करिए कि अपने सिलेबस में वो सारे कोर कॉन्सेप्ट को हाइलाइट करिए। जैसे अगर मैं बात करूँ, पहला यूनिट जो है आपका, तो फर्स्ट यूनिट में लिखा हुआ बिज़नेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिज़नेस। अब बिज़नेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिज़नेस में क्या हर चीज़ पढ़नी है, लाइन टू लाइन पढ़नी है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो अगर मैं कोर कॉन्सेप्ट की बात करूँ, तो जैसे इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, राइट? ख़ास करके लेटेस्ट 2019 का, उसके अमेंडमेंट इम्पोर्टेंट, वो ज़रूर पढ़ लीजिए। इसके अलावा अगर हम सीएसआर की बात करें, तो सीएसआर के कोर थ्योरीज़ क्या-क्या हैं, ऐसे मोटा-मोटा पढ़िए, इम्पोर्टेंट पढ़िए।
और इसी तरीके से अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज़ की बात करें, तो कौन सी थ्योरी किस में दी और किस थ्योरी में क्या-क्या बातें कही गई, मुख्य बातें क्या हैं। ऐसे जो कोर कॉन्सेप्ट हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको पढ़िए। एफडीआई के बारे में पढ़िए, एफडीआई कितने प्रकार की होती है पढ़िए। इसी तरीके से जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस हैं, वो कब एस्टेब्लिश हुई, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये पढ़िए, ठीक है? और इनको पढ़ने में आपको बहुत समय नहीं लगने वाला है। यकीन करिए 15 से 20 दिन में सारा सिलेबस आप कवर कर सकते हैं। आप टारगेट करिए कि 1 दिन बैठूँगी मैं या बैठूँगा और यूनिट 1 उठाऊँगा मैं या उठाऊँगी, राइट? अब यूनिट 1 उठाइए और इसके कोर कॉन्सेप्ट को हाइलाइट कर लीजिए। जैसे मैं देख पा रहा हूँ तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, राइट? या फिर हम बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें लीगल एनवायरनमेंट में। इसके अलावा सीएसआर की बात करें, सीएसआर थ्योरीज़ की बात करें, इंटरनेशनल थ्योरीज़ की बात करें, या हम बात करें एफडीआई की बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, या रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करें, राइट? या फिर रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करें, यूरोपियन यूनियन हो, आसियान हो, सार्क हो, नाफ्टा हो, तो बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। अगर आप टारगेट कर लें कि मैं 4 घंटे 5 घंटे बैठूँगी 1 दिन में, और 4-5 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, 2-2 घंटे लेकर के बैठिए, ये सारे टॉपिक आप 2 दिन में 1 दिन में कवर कर सकते हैं। इसके कोर कॉन्सेप्ट को नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर 10 यूनिट है, तो 10 के 10 यूनिट के कोर कॉन्सेप्ट को 15 से 20 दिन के अंदर डेडिकेशन के साथ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, निरंतर प्रयास के द्वारा बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। मैंने फिर कहा कि पढ़ने से ज़्यादा, समय से ज़्यादा पढ़ने की नियत पर आपको ध्यान देना है, किस नियत से आप पढ़ रहे हैं। अगर वाक़ई में आपको जेआरएफ चाहिए, तो भाई आपको नींद नहीं आनी चाहिए। वाक़ई में आपको चाहिए कि मुझे अच्छे यूनिवर्सिटी में या अच्छे कॉलेज में या कमीशन में मुझे सेलेक्ट होना है, जेआरएफ लेकर के आना है, मेरा जो गोल है लाइफ़ का वो पूरा करना है, तो आपको नींद नहीं आएगी। ये चीज़ होनी चाहिए, राइट? अब मैं भी जब पढ़ा करता था, अब मुझसे कई बार बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, "सर आपने इतने सारे सब्जेक्ट में जेआरएफ निकाल रखे हैं, क्या हर जेआरएफ आपको मिलता है?" नहीं, देखो जेआरएफ निकालने के पीछे मेरा मोटिव ये था कि मैं पढ़ रहा हूँ, हर सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। जैसे मैंने एचआर किया तो मैंने पूरी लेबर लॉ स्टडी की, फिर इकोनॉमिक्स के बहुत सारे थ्योरीज़ कॉन्सेप्ट पढ़े, फिर पूरा मैनेजमेंट पढ़ा, पूरा कॉमर्स पढ़ा, पूरा पेपर 1 पढ़ा, फिर बच्चों को लगातार पढ़ा ही रहा हूँ। इससे मैं क्या क्या इसके पीछे मेरा एक ही मोटिव है कि मैं वहाँ से अर्निंग करूँ या जेआरएफ ही मेरा एक मोटिव था? नहीं ना। मेरा मोटिव ये था कि मैं लर्निंग कर रहा हूँ, राइट? मेरा मोटिव था कि मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। तो जब मैं एग्ज़ाम में बैठता था, तो मुझे ये नहीं लगता था कि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस से आ रहे, नहीं। भाई कुल मिला कर के अगर कॉमर्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं आप, तो आप एचआरएम, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स मैनेजमेंट के सिलेबस को उठा कर के अच्छे से पढ़ लीजिए, तो यहीं से घुमा-फिरा के क्वेश्चन आते हैं। तो बड़े आसानी से आप, चाहे वो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कोई कमीशन का एग्ज़ाम हो, राइट? बड़े आसानी से आप निकाल लेंगे। तो जब मैं एग्ज़ाम में बैठता था, तो मतलब एक एक आत्मविश्वास अंदर से रहता था कि नहीं, मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। अति आत्मविश्वास तो कभी नहीं होता है, या होना भी नहीं चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, राइट? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आता हुआ प्रश्न भी आपसे गलत हो सकता है। तो मेरी आपसे बस एक छोटा-सा सलाह यही है बेटा, इस वीडियो के माध्यम से सभी बच्चों को, कि और एक बात ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा वाइड, कहते हैं ना, एडवाइस लेना भी कई बार गलत रहता है। तो बहुत सिंपल सीधी सी मेरे वीडियो में बहुत अनफ़िल्टर्ड ओपिनियंस रहते हैं। मैंने आपको बोला, बहुत मैं अनकट बातें करता हूँ। तो उन सब चीज़ों में एक चीज़ मैं कहता हूँ कि आप अपने स्टाइल ऑफ लर्निंग को समझो। रात में पढ़ सकते हो, रात में पढ़ो, दिन में पढ़ सकते हो, दिन में पढ़ो। लगातार 5 घंटे पढ़ सकते हो, लगातार 5 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ सकते हो, 2 घंटे पढ़ो। बट ज़रूरी ये है कि किस इंटेंशन से आप पढ़ रहे हो। मैंने बताया ना, कई लोग किताब लेके बैठे रहते हैं, कुछ सोच रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। टारगेट सेट करो, और अगर नहीं हो रहा है तो वॉल पे, जैसे मैंने आपको अपना कमरा दिखाया भी था, पहले मैं कैसे टारगेट सेट करता था, वॉल पे एक प्लेन शीट चिपका दो बड़ी-सी, राइट? उस पे अपने टारगेट लिखते जाओ और डेट वाइज़ प्लान बनाओ। उस डे को, एक जैसे यूनिट 1 मुझे आज मान लेते हैं 8 तारीख है। मुझे 15 तारीख तक 1 यूनिट, 2 यूनिट खत्म करने हैं। पेपर 2 के और पेपर 1 के। लेकर के बैठ जाओ, और जब तक खत्म ना हो आप उठो ही मत। कोई बुलाए, कोई बर्थडे पार्टी हो, कहीं घूमने जाना हो, कहीं पे निकलना हो, कुछ नहीं, राइट? वो खत्म होगा ही होगा ऑन टाइम। और उसके बाद आप इतना, आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, एक सकारात्मक ऊर्जा जो होती है, पॉजिटिविटी, वो जब आपके अंदर आती है, तो आप अपने सामर्थ्य को कहीं न कहीं यूटिलाइज़ कर पाते हो। बहुत ज़रूरी है अपने सामर्थ्य को समझना, क्योंकि भई अपॉर्च्युनिटी सबको मिलती हैं, संभावनाएँ सभी के सामने होती हैं, पर उन संभावनाओं को समझ करके उनको अपने लिए, उन उन संभावनाओं को अचीव करने के लिए आप कितना बेहतर प्रयास कर सकते हैं अपने सामर्थ्य का उपयोग करके,
ये बहुत हद तक इसी बात पर निर्भर करता है कि किस इंटेंशन के साथ आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें। मैं हर एक एग्ज़ाम की तैयारी की बात करता हूँ। आपको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, प्रोफ़ेसर बनना है, एजुकेशन में आना है, राइट? हर विषय पर एक सामान्य सी फ़िलॉसफ़ी ये है, ईमानदार कोशिश कभी असफल नहीं होती। और अगर आपकी कोशिश में ईमानदारी नहीं है तो आपको असफलता तो मिलेगी मिलेगी, और लेकिन असफलता अंतिम नहीं होती है, ध्यान रखना। हर असफलता के बाद सफलता मिलती है। और असफलता का जो अपना एक आउटकम होता है, ये होता है कि आपके पास जो अनुभव होता है वो ऐसे व्यक्ति से ज़्यादा होता है जिसने प्रयास नहीं किया। तो ऐसी बहुत सारी पॉज़िटिव बातें हैं जिसको हम अपने माइंड के फ्रेम में बैठा कर के चलें, तो पढ़ाई के मामले में तैयारी करते हुए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन या कोई बहुत सारी समस्या, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, व्यवस्थाओं से जुड़ी हों, आपके परिवार से जुड़ी हों, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती हैं। तो मेरी अगर आप मेरी बात सुनते हैं, मुझे मानते हैं, या मैं अपने जो सोच के दायरे में एक एक फ़िलॉसफ़ी को लेकर के चलता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुनिया के बहुत सारे फ़िक्स्ड प्रिंसिपल्स को देख कर के उसको अपने जीवन में ठीक उसी तरीके से उतारने की कोशिश नहीं करता हूँ। क्योंकि बदलते हुए इस परिदृश्य में आपको अपनी सोच का दायरा भी बदलना पड़ता है, और अपनी सोच का जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसको भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा चेंज करना पड़ता है। तो अगर आपको कहीं पे भी थोड़ी-सी भी हेल्प मिल रही है मेरी बातों से, तो डेफ़िनेटली अच्छी बात है ये। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल बात करना भी ठीक नहीं रहता है। बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ बात, आपको जेआरएफ चाहिए, जेआरएफ निकालना है, पीएचडी एंट्रेंस निकालनी है, कमीशन के एग्ज़ाम निकालने हैं, सिलेबस निकाल के बैठो, कोर उसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हाइलाइट कर लो। सबसे पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूँ पीवाईक्यू मत सॉल्व करिए। अगर आप मेरी यूसीआरटी टेक्निक को फ़ॉलो करते हैं, यू फॉर हमने कहा था अंडरस्टैंड योर सिलेबस। सबसे पहले समझिए कि जो टेस्टिंग बॉडी आपसे पूछना क्या चाह रही है भाई, क्या आकलन करना है उसको। तो जब वो सोच के दायरे में आपके फिट बैठ जाता है कि मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, किस तरीके के स्किल सेट मुझे चाहिए, किस तरीके की मैं मुझे माइंडसेट बनाना है, तो अपने आप वो आपको समझ में आता है। इसके बाद यू के बाद यूसी का मतलब होता है कंप्लीट योर सिलेबस। अब आप उसको थॉरो स्टडी करो। जो भी रिकमेंडेड बुक्स हैं, देखिए गाइड बुक लेकर के मत बैठो, टेक्स्ट बुक्स पढ़ो। चाहे आप ऑनलाइन कंटेंट ढूँढ के पढ़ो, लेकिन पढ़ो, उसके डेप्थ में जाओ। समय ज़्यादा नहीं लगता है, बता रहा हूँ मैं आपको, समय ज़्यादा नहीं लगता है। अगर आप एक बार पढ़ेंगे, तो कहीं न कहीं बार-बार वो चीज़ें रिपीट होती हैं, चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय, चाहे फिर आप मॉक क्वेश्चन देंगे तब। तो इस तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद यूसीआर के बाद मैं कहता हूँ रिवाइज़। जो आप पढ़ा आपने उसके कोर कॉन्सेप्ट को नोट बना के रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। देन आइए टेस्टिंग पर। टेस्टिंग होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यू प्रैक्टिस, मॉक प्रैक्टिस, और वहाँ पे ऐसे बहुत सारे एडवांस क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जिसको आपको ध्यान से नोट करना होता है, राइट? इस तरीके से आप तैयारी करते हैं, तो पूरे सिलेबस को, कॉमर्स का पूरा सिलेबस अगर मैं आपको गाइड करूँ, अगर मैं आपको अपना बताऊँ, तो 15 दिन के अंदर, अगर कोई कॉमर्स का बच्चा है, मास्टर्स कर रहा है, तो इट्स 15 डे सिलेबस टू कंप्लीट एवरीथिंग। जो इसका कोर है, जो इसका कहते हैं, इसका सार है। सो 15 to 20 days is more than sufficient to revise and study each and every concept in your syllabus, which is very important, right? पेपर वन के साथ भी यही जुड़ा हुआ है। पेपर वन के साथ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, कई बच्चे कई बार ये कहते हैं कि सर मुझे मैथ्स नहीं आती। सो कंपटीशन इज नॉट अबाउट मैथ्स, इट्स अबाउट माइंडसेट, इट्स अबाउट अप्रोच। किस अप्रोच से तैयारी कर रहे हो। अगर आप देखोगे पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठते तो क्वेश्चन बहुत ईजी लगता है। एग्जाम में बैठने के बाद जो प्रेशर होता है ना, जो अप्रोच हिल जाता है आपका, आप गलती कर देते हो। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझसे जुड़े हजारों बच्चों का अनुभव बता रहा हूँ, गलती कैसे करते हैं। और मेरे सामने कई बच्चे रैंक होल्ड, ऑल इंडिया रैंक लेकर के आते हैं, मैंने देखा है उनकी तैयारी में क्या चेंजेस आए हैं। और खुद अपनी तैयारी का जो अनुभव था मेरा, मैं वो भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, राइट? तो ये अप्रोच आप फॉलो करो। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जितना भी आपके पास है। आप 3 घंटे दे सकते हो, 4 घंटे दे सकते हो, मोर देन सफिशिएंट है। जस्ट यू हैव टू बिलीव दैट यू कैन, राइट? आप कर सकते हैं ये चीज़। एंड राइट अप्रोच एंड राइट माइंडसेट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ते समय बहुत सारी चीज़ें सोचना या बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चलना आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगी। या आप पहले से सोच रहे हैं कि नहीं होगा, दैट अप्रोच इज़ वेरी नेगेटिव। तो नहीं होगा, होना भी होगा तो नहीं होगा बेटा। आप सोचिए चलो हो जाएगा, फिर देखो कमाल। अब कोई एग्ज़ाम देना है आपको,
और आप सोच रहे हैं कि इसको मैं क्रैक कर सकता हूँ, तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, आपकी तैयारी कैसे हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगी। बट एक चीज़ मैं कहता हूँ कि अनुशासन के धरातल पर सफलता की सीढ़ी लगा करके ही आसमान को छुआ जा सकता है। तो ये बात ध्यान रखिए, जब आपको सफलता चाहिए तो अनुशासन के धरातल पर समर्पण की कुंजी लेकर के ही सफलता का जो दरवाज़ा है वो खोला जा सकता है। अनुशासन में ये रहता है कि आप डेली रूटीन बनाएँ, उसको फ़ॉलो करें। समर्पण ये है कि ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं लाइफ में, आप समझ सकते हैं, पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, इंटरनेट से जुड़ी हैं, सोशल मीडिया से जुड़ी हैं, आपकी व्यक्तिगत फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ हैं, उनको कुछ समय के लिए आपको ब्रेक देना पड़ता है, समर्पण है ये, ठीक है? उसके बाद मैं कहता हूँ कि विनम्रता के पालने में विद्या पलती है, बात ध्यान रखिएगा। अब कई बार बच्चे जेआरएफ निकल गया तो अरे बड़ी चीज़ नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल ची थिंग्स एंड वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी एंड वी आर ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अपने देश की प्रगति में थोड़ा सा योगदान देना चाहते हैं, उसमें घमंड कैसा, उसमें किसी अचीवमेंट का घमंड कैसा, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं रैंक होल्डर हूँ, मैं टॉपर हूँ, ये सारे के सारे बहुत कहते हैं कि ना कि जब आप सफलता हासिल कर लेते हो उसके बाद इनके कोई सारे मायने खत्म हो जाते हैं इनके। तब शुरू होता है कि आप समाज को क्या दे रहे हैं। कई बार मैंने लिखा कि विचार का महत्व उसके प्रयोग पर है। विचार अपने आप में जब तक आप यूज़ नहीं करते हो, मतलब आपको क्या देना है सोसाइटी को आप देना शुरू नहीं करोगे ना, तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। सो आई विश एवरीवन, कोई भी जो मुझसे जुड़ा हुआ है, इस वीडियो को देख रहा है, आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ। इसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न है, और अच्छा एक चीज़ और है कि इसके कोर कॉन्सेप्ट को अगर आप कहेंगे कि सर मुझे बता दीजिए या इसके नोट्स मुझे प्रोवाइड कर दीजिए, सो आई वेलकम एवरीवन, राइट? So you can visit my Telegram channel, you can join my WhatsApp group, you can find me, search me on YouTube, Telegram, LinkedIn, Instagram, इवन क्या बोलते हैं उसको, चिड़िया जो होती है, ट्विटर पर आप सिंपल सर्च करिए अनलर्न विद विशाल सर, यू कैन फाइंड, यू कैन फॉलो। कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे अपडेट करता हूँ, जितना मुझसे सीख सकते हो मुझसे सीखो। जो भी आपको सिखाने वाले आपके लाइफ में जुड़े हुए हैं, सीखते रहिए। सीखना ज़रूरी है, किससे सीखते हैं ये ज़रूरी नहीं है, राइट? इस बात का ध्यान रखें। एंड जाते-जाते एक बात ज़रूर कहूँगा मैं कि अगर थोड़ा-सा एक मैं पढ़ रहा था बहुत कहीं पे, मेंटल रिवॉल्यूशन थ्योरी के बारे में ही पढ़ रहा था मैं, कि हमारे जो सोच का दायरा है ना, अगर हम उसको थोड़ा-सा चेंज कर दें, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं। तो कई बार अगर इसको थोड़ा-सा देखना है तो कई बार हम ज़िंदगी में क्या करते हैं कि बहुत ल जैसे मैं खुद ही अनुभव करता था कि मैं लाइफ़ में लेट नाइट तक स्टडी करना और देर उठता था और सुबह अचानक बहुत जल्दी उठ जाओ किसी दिन 6 बजे या 5 बजे। उस दिन देखो आपका जो दिन है वो बहुत अलग बीतता है, आपकी एनर्जी बहुत अलग होगी। तो बहुत डिफ़रेंस है, आपके थोड़े से माइंडसेट को चेंज करने से, लाइफ़स्टाइल को चेंज करने से आपके जीवन में बहुत सारी एनर्जीज़ बदल जाती हैं। तो इस प्रिंसिपल को अगर आप फ़ॉलो करोगे तो कहीं न कहीं बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारे सामर्थ्य आपके अंदर जाग सकते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हो तो थोड़ा-सा सोच, विचार और व्यवहार पर, व्यक्तित्व पर और कहीं न कहीं आपके हाव-भाव, पहनावे पर, आपके हर एक चीज़ पर आपको काम करना पड़ेगा। एंड आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक टू द अपकमिंग एग्ज़ाम। बहुत आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं, राइट? और आप ज़िद करिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, जो चीज़ चाहिए वो मिलेगी। अगर आप ज़िद नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगी? और ज़िद करने के बाद सिर्फ़ ज़िद करके बैठे मत, ठान लीजिए और उसको प्रयत्न करिए उसको पाने के लिए। प्रयत्न का रास्ता बता सकता हूँ मैं, चलना आपको है, राइट? सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं अपने किसी और इम्पोर्टेंट वीडियो में। और ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के बीच में मैं लेकर के आता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा मैं ये जो कहते हैं ना मक्खन मलाई मैं नहीं डाल सकता। मैं बहुत सीधा-सा और सिंपल सा और बहुत साफ-सुथरे विचार और व्यक्तित्व का व्यक्ति हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा मसाला और मिर्च नहीं डाल सकता। बहुत सीधी-सीधी बातें करता हूँ मैं और थोड़ी-सी मैंने सीखी है चीज़ें। कोशिश मेरी जारी है कि और कुछ चीज़ें सीखता रहूँ, सीखता रहूँ, सीखता रहूँ, आप लोगों से जुड़ूँ। अच्छी लगी बात तो सीखिए और अपनी बात भी रखिए और आगे बढ़िए समाज को बेहतर बनाने में और देश को आगे ले जाने में अपना योगदान देते रहिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय-बाय।